हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर, जहां पर हम TT+B TGT सोशल साइंस के जो PYQs हैं उनकी जो सीरीज़ है उसको हम स्टार्ट किया है हमने। और इस सीरीज़ में TT+B TGT सोशल साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं PYQs में, उनको हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। और ये क्या है, आपका मतलब कि TT+B की ही वेबसाइट से लिया हुआ क्वेश्चन पेपर है, जो पेपर TT+B ने कंडक्ट किया है। और आपको पता है लास्ट पेपर हमारा कंडक्ट हुआ था 2021 में, और अभी आपको पता है लास्ट ईयर आपने 2024 में हमारी वैकेंसी आई थी, लेकिन अभी तक उसके रिगार्डिंग कोई अपडेट्स नहीं आए थे। लेकिन अब TT+B ने एग्ज़ाम्स लेने स्टार्ट कर दिए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि सितंबर अक्टूबर में ये जो हमारा एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो सकता है। तो आपके पास अगर देखें तो 2-3 महीने हैं हमारे पास, तो आपको इन्हीं 2-3 महीने में आपको तैयारी क्या करनी है। अगर आपने कुछ टाइम के लिए पॉज कर लिया था तो दोबारा से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो आप जितना हो सके उतना ज़्यादा PYQs को सॉल्व करिए, वो क्या होगा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर क्लिक करें, सो दैट कि मैं अगर वीडियो को अपलोड करती हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन में पॉपअप आ जाएगा, जिससे आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा, तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं बड़े ईजिली। और अगर कोई आपका फ्रेंड वगैरह TT+B TGT सोशल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसे भी आप ये वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने TT+B लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ TT+B के लिए ही पेपर है, या आपके KVS NVS जो भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं TGT लेवल के। और हमारा क्या हो गया, BPSC भी होता है, जो कि अभी होने वाला भी हो, उसमें भी वैकेंसी निकलने वाली है। तो BPSC में जो हमारा 6 to 8 और 9th-10th वाला जो होता है उसके लिए भी ये वीडियो क्या है, बेनिफिशियल है। तो आप अगर इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो ये क्या होगी, एक मस्ट वॉच वीडियो है, आप इसे ज़रूर देखें। और मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। मैंने अभी कहा कि मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने बहुत सारे ऑलमोस्ट 8 to 9 पेपर आई है मैंने डिस्कस करके अपलोड कर रखा है इसी चैनल पे। और आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट की लिंक शेयर कर रखी है। आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, हर एक वीडियो 20 to 30 मिनट्स की है, उसे आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे और आपको TT+B का पैटर्न पता चल जाएगा और लेवल ऑफ क्वेश्चंस पता चल जाएंगे कि 2021 में जो लास्ट पेपर हुआ था तो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे हमारे TT+B ने। और आपको मैं शिफ्ट वाइज करवा रही हूँ, जैसे मैंने पहले शिफ्ट 1 करवाया, शिफ्ट 2 करवाया, अब मैं शिफ्ट 3 करवा रही हूँ। तो आपको यही देखने को मिल जाएगा कि शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन हुए थे क्या वो शिफ्ट 2 में रिपीट हुए, क्या वो शिफ्ट 3 में रिपीट हो रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, रिपीटेशन का क्या प्रपोर्शन है। एंड अगर आपको PYQs एक्सप्लेनेशन के साथ प्रॉपर प्रोवाइड किया जा रहा है तो क्या वो बेनिफिशियल है। अगर आपने शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर या देखा तो क्या आप शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पा रहे हैं। और अगर आपने शिफ्ट 1 में जितने क्वेश्चन सॉल्व करे, क्या शिफ्ट 2 में उससे ज़्यादा आपके मार्क्स बन रहे हैं, इम्प्रूवमेंट आ रही है, नहीं आ रही है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। और अगर आपसे प्रॉब्लम कुछ ऐसी है जिससे आप डिस्कस नहीं कर पा रहे तो ज़रूर आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं आपको या तो रिप्लाई दूंगी या मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, आपको गाइड करूंगी। ओके, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि आप कैसे प्रिपेयर करें, कहाँ से प्रिपेयर करें। कुछ भी आपको डाउट होता है इससे रिलेटेड, अगर आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं सो आप ज़रूर क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, उसको सॉल्व किया जाएगा। एंड आपको पता है कि लास्ट ईयर 2021 में हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ और अब कंडक्ट हो रहा है 2025 में। तो आप देख सकते हैं बीच में 4 इयर्स का गैप है और अब हमें नहीं पता है कि ये 2025 के बाद कब कंडक्ट होगा। तो और वैकेंसीज़ भी बहुत कम है, तो आपको मेहनत अच्छे से करनी है सो दैट कि आप क्या कर सकें, वैकेंसी निकाल सकें, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन को आप 100% रखिए कि आप वैकेंसी ज़रूर निकाल ले जाएँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की सीरीज़ को। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का, डेट इज़ डैश एमर्ज्ड एज द सेंटर ऑफ मशीन प्रोडक्शन ड्यूरिंग मिड 1830s। तो यानी 1830 के दशक के मध्य में मशीन उत्पादन के केंद्र के रूप में उभरा था। कौन था वो? सैक्सोनी, बर्लिन, राइनलैंड या फिर
सिलेसिया। तो इन चारों में से कौन ऐसा था जो 1830s में क्या बन के उभरा था? मशीन उत्पादन का केंद्र बन के उभरा था। तो आपको पता है कि 18वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में क्या हुआ था, हमारे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा, क्योंकि अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन एक अलग से कॉन्सेप्ट दिया हुआ है DSSB ने, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्वेश्चंस DSSB पूछेगा ही पूछेगा। तो आपको जो भी उसने कॉन्सेप्ट दिए हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इन डिटेल पता होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखा है तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो क्वेश्चन लेवल पूछता है DSSB का, वो 9th-10th के NCERT में कहीं पर भी वो कॉन्सेप्ट्स है ही नहीं। तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट की डीप नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बर्लिन हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो बर्लिन आपको पता है जर्मनी की क्या है, हमारी राजधानी है। और जर्मनी के बारे में और भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, हिटलर, नाजिज़म और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ये भी हमारे कॉन्सेप्ट का पार्ट है। तो वो भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। बर्लिन क्या था, 1830 के दशक के मध्य में मशीन उत्पादन के केंद्र के रूप में उभरा था, ठीक है। आई होप यहाँ तक ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेट इज डैश 5 ईयर प्लान वॉज पास्ड इन 1961। तो कौन सा 5 ईयर प्लान था जो 1961 में पास हुआ था? और उससे पहले आप मुझे बताएंगे कि जो 5 ईयर प्लान है वो हमने किस कंट्री से ऑप्ट किया था। 1961 में थर्ड 5 ईयर प्लान हुआ था, सेकेंड, फर्स्ट या फिर फोर्थ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि जो 1960 में हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान पास हुआ था। और 5 ईयर्स का प्लान का जो हमने स्टार्ट करा था वो कहाँ से हमने कॉपी किया है? रशिया से कॉपी किया है। यानी कि सबसे पहले रशिया में 5 ईयर प्लान क्या हुए थे? इम्प्लीमेंट हुए थे, ओके। थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं 5 ईयर्स प्लान्स को। तो सबसे पहला 5 ईयर प्लान लगा था 51 से 56 में। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर सेंट्रिक होकर हम चले थे। सेकेंड 5 ईयर प्लान था 1956 से 61 तक का, जिसमें हमने क्या किया? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हमने फोकस किया। थर्ड 5 ईयर प्लान जो कि हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, डेट इज़ 1961 से 66 चला, सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, सेल्फ सफिशिएंट इन इकोनॉमी। तो हम इसमें क्या बन रहे थे? इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे थे, किसमें? फूड में और इकोनॉमी में। फोर्थ था हमारा 69 से 74। और आपको बीच में गैप्स देखने को मिलते हैं, जो हमारा क्या था, जिस टाइम पे जो जैसे वॉर हमारे अगेंस्ट हो गया था 5 ईयर प्लान्स में, तो वहाँ पे क्या हुए थे, जो ये 5 ईयर प्लान था ये थोड़ी देर के लिए ब्रेक डाउन हो जाता है। तो आप उसको भी एक बार अच्छे से देख के जाएंगे। और एक हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो 12th प्लान है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेता है, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? देखिए अभी एक क्वेश्चन पूछा था 5 ईयर प्लान से, और दूसरा क्वेश्चन में 5 ईयर प्लान। तो DSSB की स्ट्रैटेजी यही रहती है, अगर एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है तो उस कॉन्सेप्ट से वो 2-3 क्वेश्चन लगातार पुट अप करने लग जाता है। इट वॉज बेस्ड ऑन हैरोल्ड डोमर मॉडल पे बना हुआ था। दूसरा, द प्लान फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर। अभी हम पढ़ के आए हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेनली फोकस किस पे था, और ये कब बिगन हुआ था? 1950 में। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो कब स्टार्ट हुआ था? 1951 में। तो ऐसे ही आपको ध्यान से देखना है, सो दैट क्या का पेपर क्या हो सके, क्लियर हो सके। नोट्स बनाइए, कोशिश करिए कि खुद से नोट्स बनाएं, उसे 2 से 3 बार रिवाइज करिए ताकि वो आपको याद रहे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियस बात है थर्ड तो होगा नहीं, क्योंकि जो 5 ईयर प्लान अभी हमने देखा 50 में नहीं 1951 में स्टार्ट हुआ था। और ये किस पर बेस्ड था? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर बेस्ड था। और इसका मेनली फोकस किस पे था? एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस था। तो फर्स्ट और सेकंड क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हु सर्व्ड एज द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इन फ्रांस फॉर लुईस 16? तो लुईस 16 के लिए फ्रांस में वित्त मंत्री के रूप में किसने कार्य किया था? जैक्स नेकर ने किया, एनी टोरगोड ने किया, कैमिलो बेंसो ने किया, या फिर मैक्सिमिलियन ने किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, मैंने फ्रांस की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं प्रीवियस वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें, सो दैट कि आगे कॉन्सेप्ट क्या हो सके, रिवाइज हो सके। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो सिलेबस दिया है DSSB उन्हीं से क्वेश्चन पुटअप करेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैक्स नेकर हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। एंड अब मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि किसने लुईस 16 के, यानी लुईस 16 के
रेन में एज अ फाइनेंस मिनिस्टर सर्व किया था। तो फर्स्ट कौन था हमारा, एनी रॉबर्ट जैक टुर्गो था, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर बना था। अगर आप देखेंगे तो इसे सिर्फ 2 साल के लिए ही बनाया गया। इन्होंने क्या कोशिश करी, ट्राई टू इम्प्लीमेंट एनलाइटमेंट इंस्पायर रिफॉर्म्स डिसमिस ड्यू अपोजिशन फ्रॉम नोबल्स। तो इन्होंने क्या करा था कि जैसे आपको पता होगा कि 3 स्टेट्स में डिवाइड 3 स्टेट्स में डिवाइड थी फ्रेंच की सोसाइटी। तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट था, क्लर्जी और नोबल्स होते थे, उनको कोई टैक्स नहीं देना होता था। तो इन्होंने क्या करा, उनके ऊपर भी टैक्स इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी। इसलिए क्या होता है, नोबल्स द्वारा इनको अपोज कर दिया जाता है। तो 2 साल के अंदर ही इनको हटा दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे जैक्स नेकर, ये बनते हैं 77 से 81 तक, फिर 88 से 90 तक ये बनते हैं। पब्लिश द कॉम्पटे रेंडो ओ रॉय मेकिंग रॉयल फाइनेंस पब्लिक पॉपुलर अमंग कॉमनियर्स। तो इनका क्या काम था, ये कब तक बने थे, 77 से 81 तक। और ये 2 बार अगर हम बोले तो फाइनेंस मिनिस्टर बने। और ये कौन से थे, सेकेंड फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। आपको पता होगा अगर प्रीवियस वीडियो देखिए तो एक बार डी टी प्लेस्बी ने इनकी क्या करी थी, सीरीज़ को ही पूछ लिया था, मतलब चारों नाम दे दिए, पूछ लिया कि कौन पहले बना, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे। तो यहीं पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है कि आपने एक एक कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ नाम याद कर लिए हो गया। तो आपको सीरीज़ वगैरह भी पता होनी चाहिए कि पहले कौन आया फिर कौन आया, ठीक है। कुछ भी पूछा जा सकता है, उसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। सो थर्ड हमारे बने थे चार्ल्स अलेक्जेंडर डी कैलोन बने। और फोर्थ कौन बने थे हमारे, 18 चार्ल्स डी ब्रेन हमारे फोर्थ फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, कहाँ के, फ्रांस के, ड्यूरिंग द रेन ऑफ लुई 16, ठीक है। सो ये हमारा क्या है, फ्रांस की सोसाइटी है, 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, जिसमें क्या थे, आर्क बिशॉप्स यानी हम बोले तो जो भी क्लर्जी लोग होते थे, नन्स पादरी जो भी मॉन्क्स वगैरह होते थे, फर्स्ट में आते थे। सेकंड होता था हमारा नोबैलिटी का, थर्ड होते थे कॉमन पीपल। और ये क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन था पॉपुलेशन का और प्रॉपर्टी का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 98% पॉपुलेशन थी, लेकिन 40 to 50% लैंड ही सिर्फ इनके पास थी। और किंग कौन है हमारा, लुई 16 किंग था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इन द लेट 18th century फ्रांस प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द रेबल कॉलोनिस्ट इन द डैश। तो आपको पता होगा 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस ने डैश में विद्रोही उपनिवेशवादियों को वित्तीय सहायता प्रदान की थी। तो किसको की थी, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को यानी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को, फ्रांस प्रशिया वॉर को, वॉर ऑफ ब्रिटेन को, या फिर ट्रांस अटलांटिक वॉर को। तो आपको पता होगा कि ये उस टाइम की बात है जब क्या चल रहा था, अमेरिका में इंडिपेंडेंस वॉर चल रहा था। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी 18वीं सेंचुरी में जो फ्रांस था वो क्या करता है, असिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसको, अमेरिका को, किससे इंडिपेंडेंस होने के लिए, ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट होने के लिए। आपको पता है कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में राइवलरी थी, दोनों ही क्या करना चाहते थे, कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनी बनाना चाहते थे। तो यूएस में किसका था, 13 कॉलोनीज़ को ब्रिटेन ने क्या किया था, अपना 13 कॉलोनीज़ बनाई थी ब्रिटेन ने अपनी अमेरिका में। और उसे इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए फ्रांस क्या करता है, अमेरिका की मदद करता है, जिसके वजह से इनके पास क्या होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अराइज होती हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे भी रिवोल्यूशंस स्टार्ट होने लग जाते हैं इन फ्रांस। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, द 1804 नेपोलियन कोड इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो आपको पता है 1804 में नेपोलियन क्या करता है, 1804 से 1814 तक क्या करता है, एज अ एम्परर सर्व करता है, कहाँ पे, फ्रेंच में, ठीक है। तो फ्रेंच में क्या करता है, ये एज ए एम्परर सर्व करता है, जिसमें फिर उसके बाद इसे वाटर उल्लू की जो लड़ाई होती है उसमें से हरा के हटा दिया जाता है। सो इसने 1804 में एक नेपोलियन कोड दिया था। तो उसमें क्या इंक्लूड था, फर्स्ट है हमारा सिविल कोड या फिर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसके जो नेपोलियन कोड दिया गया था 1804 में, अब नेक्स्ट में आपसे पूछ भी सकता है कि किस ईयर में नेपोलियन ने कोड दिया था अपना, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या रहेंगे, प्रिपेयर रहेंगे। तो उसने क्या दिए थे, सिविल कोड्स दिए थे, क्रिमिनल से प्रोसीजर इसमें नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारा नेपोलियन का रेन, अगर मैं आपको बताऊँ। सो 1799 से 1801-1802 तक नेपोलियन में पीस बनाता है, सेकेंड कोलिएशन अगेंस्ट फ्रांस।
देन क्या होता है 18-4, 18-5, 18-10 तक क्या करता है ये 18-4 से हमारा 12 तक देखेंगे अगर आप तो एम्परर बनता है। फिर नेपोलियन का रिट्रीट होता है, उसके बाद क्या करते हैं इसे हटा दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और 1821 में नेपोलियन की क्या हो जाता है, मौत हो जाती है। और 1815 में इसे वाटरलू में हराया जाता है, जिसकी वजह से इसे फ्रांस से हटा दिया जाता है। और 1821 में नेपोलियन की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इन विच ईयर डिड किंग लुइस 16 अनाउंस दैट ही वुड कॉन्वोक द स्टेट जनरल, यानी किस वर्ष राजा लुइस 16वें ने घोषणा की कि वह स्टेट जनरल को बुलाएंगे। सो इस ऑप्शन है हमारे पास 1782, 1783, 1787 या फिर 1788। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी 1788 में जो स्टेट जनरल की मीटिंग होती है उसको बुलाया जाता है। तो ये हमारा क्या है फ्रेंड्स का, एक बार अगर मैं आपको टाइमलाइन बता दूं तो 5 मई 1789 को हमारे स्टेट जनरल की मीटिंग होती है, बट उसमें कोई अच्छे से रिज़ल्ट नहीं निकलता थर्ड स्टेट्स वालों के लिए। तो वो 17 जून को क्या करते हैं, नेशनल असेंबली फॉर्म करते हैं। और 14 जुलाई को क्या होता है आपको पता होगा। और जो ओथ अगर पूछ लीजिए तो इन्होंने असेंबली को फॉर्म किया है, और कई बार आपसे ओथ पूछ लेता है कि ओथ कब ली थी इन्होंने थर्ड स्टेट वालों ने। तो इन्होंने कब लिया था, 17 को इन्होंने असेंबली बनाई, 20 को क्या करते हैं 20 जून को ओथ लेते हैं। तो आप कभी भी ओथ अगर पूछेगा तो उसके लिए 17 को आई गेस मतलब टिक मत करिएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। फिर 14 जुलाई को आपको पता है स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टिल होता है, यानी जो बास्टिल का किला होता है जहाँ पे प्रिजनर्स रखे जाते थे उसको क्या कर दिया जाता है, उस पर हमला कर दिया जाता है थर्ड स्टेट्स के जो कॉमन पीपल होते हैं उनके द्वारा। और 14 जुलाई को आज भी फ्रांस में एज अ इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, जैसे हम 15 अगस्त को मनाते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा 5 अक्टूबर 1789 को वुमेंस मार्च ऑफ वर्सेल होता है। ठीक है, वुमेंस क्या करती हैं, मार्च करती हैं, जो उनका महल था वर्सेल वहाँ पर। 20 जून 1791 को फाइट ऑफ वनेंस होता है। फिर 21 जनवरी 1793 को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है लुइस 16 को। ये डेट भी कई बार पूछी गई है, और ना ही सिर्फ आपके DT+B में, KVS, BPSC, NVS सारे पेपर्स में SST का कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है। फिर 16 अक्टूबर 1793 में एग्जीक्यूशन ऑफ मैरी एंटोइनेट को 16 अक्टूबर को मारा जाता है, यानी एग्जीक्यूट किया जाता है। आपको पता होगा वहाँ पर क्या था, गिलोटिन था, जिस पे क्या कर दिया जाता था, गिलोटिन कर दिया जाता था। और 28 जुलाई 1794 को रॉबेस्पियर जो क्या बनता है हमारा लुइस 16 के बाद, आपको पता है जो पावर में आता है रॉबेस्पियर की पार्टी आती है, तो इसको भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। 1793 से 1794 तक क्या होता है, रेन ऑफ टेरर होता है फ्रांस में। तो आपसे ये रेन भी पूछ लेता है कि रेन ऑफ टेरर किससे मतलब कौन कौन से ईयर तक रहता है। फिर उसके बाद क्या होती है, डायरेक्टरी इस्टेब्लिश होती है फ्रांस में। इसके बावजूद भी फिर नेपोलियन आएगा, फिर नेपोलियन का थोड़ा सा एरा चलेगा, जो मैंने आपको पहले डिस्कस करके बता दिया। तो आप एक टाइमलाइन नोट्स, शॉर्ट नोट ऐसे कोशिश करिए बनाने की, जिससे आपको पढ़ने में बाद में बोरिंग ना लगे। एक कंसाइज फॉर्म में आपके पास क्या हो जाएगा, नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ फ्रांस बिफोर द फ्रेंच रिवोल्यूशन, यानी फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इट वॉज फाइनेंशियली अनस्टेबल, ये क्या था, फाइनेंशियली यानी आर्थिक रूप से अस्थिर था। इट वॉज रेसिस्टेंस फ्रॉम द थर्ड स्टेट्स, इसका प्रतिरोध तीसरे राज्य से था। और इट वॉज एग्रेरियन सरप्लस, यानी यह कृषि अधिशेष में था। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट क्या था हमारा सही है। ये एग्रेरियन यानी कृषि में अवशेष नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि जो फ्रांस की पॉपुलेशन होती है अचानक से 5 मिलियन इंक्रीज़ हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है, ब्रेड की इनके पास प्रॉब्लम अराइज होने लग जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर का कोई भी सरप्लस नहीं था फ्रेंच सोसाइटी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। हु अमंग्स द फॉलोइंग वॉज नॉट पार्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। सो अभी आपने देखा कि कॉन्टिन्यूसली DT+B ने अगर फ्रेंच रिवोल्यूशन से स्टार्ट करा तो 3-4 क्वेश्चन उसने उसी से रिलेटेड पूछे। अब आगे 1857 के रिवोल्ट की बारी। तो इसमें से कौन है जो निम्नलिखित में से विद्रोह का हिस्सा नहीं थे।
तो बेगम हजरत महल आपको पता है थी जो अवध से लड़ रही थी, लक्ष्मीबाई का सबने नाम सुना है, झांसी से लड़ रही थी, नाना साहब पेशवा थे, ये भी लड़ रहे थे, और महारानी गायत्री देवी, इनका कोई लेना देना नहीं है किससे, 1857 का जो रिवोल्ट था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, महारानी गायत्री देवी। सो देख लेते हैं हम। प्लेसेस लीडर हैं और इनको किसके द्वारा सरप्राइज किया गया था। तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बाकू सिंह, भक्त सिंह जिन्हें बोलते हैं, जो जनरल थे, ये इनको निकोलसन ने हराया था। कानपुर से नाना साहब जिसको कैंपबेल ने हराया। लखनऊ से बेगम हजरत महल और उनके बेटे ब्रिटिश कादिर थे जिन्हें कैंपबेल ने हराया। झांसी से लक्ष्मीबाई लड़ रही थी जिन्हें ह्यूज रोज ने हराया था। एंड बिहार से कुंवर सिंह जो जिसे किसने हराया था, विंसेंट अय्यर ने हराया था। इलाहाबाद से लियाकत अली थे जिसे स्मिथ नील ने सरपास किया था। बरेली से खान बहादुर थे जिन्हें कैंपबेल ने क्या कहते हैं सरपास किया था। और उड़ीसा से सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही जिन्होंने क्या कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। तो ये हमारे क्या हैं, ये भी पूछता है, प्लेसेस भी पूछता है, और उसके बाद क्या करता है, किसने सरप्राइज करा था ये भी पूछता है। कई बार आपसे डेट भी पूछ लेता है, तो आप नोट्स में गूगल से सर्च करके डेट भी साथ में अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इन विच ईयर डिड द 47th रेजिमेंट ऑफ सिपाही रिफ्यूज टू गो टू बर्मा फ्रॉम इंडिया। तो किस वर्ष सिपाहियों की 47वीं रेजिमेंट ने भारत में बर्मा जाने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। 1814 में, 24 में, 34 में या फिर 44 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1824 में। जो 47th रेजिमेंट की हमारी सिपाही थी उसने बर्मा जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि आपको पता होगा कि उस टाइम पे क्या चलता था कि अगर कोई भी इंडियन क्या करता है, समुद्र पार करके जाता है, तो वो इंडियन मतलब कि ही विल बी नो मोर इंडियंस, तो उसे क्या कर दिया जाता था, एक तरीके से बहिष्कृत कर दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन को अगर हम देखें तो सोल्जर ऑफ द 47th रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रिफ्यूज टू गो टू बर्मा इन द ईयर ऑफ 1824। दिस इंसिडेंस नोन एज बैरकपुर म्यूटिनी अकर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर 1824 से 26। तो नेपाल नेटिव इन्फेंट्री की 47 रेजिमेंट थी। इसे मैंने हिंदी में भी दे रखा है, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। विच एक्सट्रीमिस्ट लीडर इज ऑल्सो नोन एज लोकमान। तो सबको पता होगा कि लोकमान्य किसको बोला जाता था, लाला लाजपत राय को नहीं, इनको तो पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी, विपिन चंद्र पाल या भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। और ये क्या थे हमारे एक्सट्रीमिस्ट जो कांग्रेस के, जो आपको पता है कांग्रेस हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। पहले कौन से थे हमारे, जो मॉडरेट्स थे, जिसमें हमारे क्या आते हैं, जिसमें जैसे हमारे लीडर हो गए दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र बोस एंड हमारे क्या नाम है CR, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, ये जो थे वो मॉडरेट्स में आते थे। और आपको पता है एक्सट्रीमिस्ट से फेमस लाल, बाल और पाल, ये तीनों क्या थे, फेमस थे। और इसमें और बिंदु घोष भी आते थे। लोकमान्य के नाम से किसको जाना जाता था, बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता था। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी, लॉयन ऑफ पंजाब थे ये। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता था, फादर ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, स्वराज इज माय बर्थ राइट। ये नारा किसके द्वारा दिया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। और ये तीनों ही क्या थे, हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। और भगत सिंह रिवोल्यूशनरी मैट्री एसोसिएटेड मोर रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म। तो भगत सिंह के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, और ये कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन ही नहीं करा था, तो इससे हमें नहीं पता चल सकता ये एस्टिमेट्स थे या फिर मॉडरेट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। द डैश रिफॉर्म्स वर अनाउंस इन इंडिया एट द एंड ऑफ 1919, यानी 1919 के अंत में भारत में सुधारों की घोषणा की गई थी। कौन सा, मार्ले मिंटो रिफॉर्म, वॉवेल कर्जन या फिर मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मार्ले मिंटो तो 1909 में आया था, जो क्या करते थे, कॉमनवेल्थ, जिससे पता होगा कि कॉमनवेल्थ को उसने प्रोत्साहित करा था, यानी हर एक कम्युनिटी इन सबको क्या किया गया था, अलग अलग इलेक्टोरेट पावर्स दी गई थी, सो दैट कि हर एक कम्युनिटी अपना अलग अलग इलेक्शन लड़ सकती है। मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो था
वो क्या था 1909 में है। इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, मुस्लिम के लिए इसने क्या करा, सेपरेट इलेक्टोरेट को दिया। चैम्सफोर्ड आया हमारा 1919 में, इसने डायरकी इन प्रोविनेंस को क्या किया, एक्सपेंड किया। और कर्जन रिफॉर्म कब आया था, अर्ली 90s में आया था। फोकस किस पे करता था, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और जो पार्टीशन होता है बंगाल का इसी टाइम पे होता है, कर्जन के टाइम पे। और वोवेल प्लान कब आया था 1949 में, जिसे क्या प्रपोज किया गया था, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी उसको रीऑर्गेनाइज करने के लिए इसको वोवेल प्लान को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। डैश कमीशन इन्वेस्टिगेटेड द जलियांवाला बाग मास्केयर। तो आपको पता है जलियांवाला बाग जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। सो इसको एग्जामिन करने के लिए एक 1919 में हुआ था, बैसाखी के दिन लोग इकट्ठा हुए थे। सो इसको मतलब कि जो मास्केयर हुआ था उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमीशन बनाया गया, एक कमेटी बनाई गई। उसका नाम पूछ रहा है, तो मोरल, साइमन, हंटर या फिर क्रोफोर्डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी नहीं, इसका राइट आंसर होगा, सॉरी बी नहीं होगा हमारा। इसको मतलब एग्जामिन करने के लिए हंटर कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। सो अगर आप देखें तो द हंटर कमीशन ऑफिशियली नोन एज द डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी वॉज सेटअप बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन अक्टूबर 19 टू इन्वेस्टिगेट जलियांवाला बाग मास्केयर इन अमृतसर, जो अमृतसर में हुआ था। सो 1919 में बनाया गया जलियांवाला बाग मास्केयर को एग्जामिन करने के लिए। साइमन कमीशन कब आया था आपका, 1927 में आया था, रिव्यू करने के लिए। हम उन्हें लगता था कि इंडियंस लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते। तो ब्रिटिशर्स लोग इतने पढ़े लिखे समझदार हैं कि वो क्या करेंगे कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा वो इंडिया को बना कर देंगे। सो साइमन कमीशन इसलिए आया था जिसकी वजह से साइमन गो बैक के नारे लगे थे, जिसमें लाठी चार्ज की वजह से लाला लाजपत राय जी की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। और मोल को हम मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म बोलते हैं, जिसके बारे में जस्ट अभी हमने पढ़ा, जिसने क्या करा, सेपरेट इलेक्टोरेट को यानी सेपरेट इलेक्शंस को कंडक्ट करने की कोशिश करी। क्योंकि आपको पता है कि 1857 के बाद ब्रिटिशर्स ने ये मान लिया था कि इंडिया को क्या करना है, तोड़ना है, तो वो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी को अपनाने लग गए थे। और क्रॉफोर्डी नॉट अ रियल कमीशन, मतलब इसके जैसा कोई कमीशन है ही नहीं। सो कई बार आपको ऐसी भी चीज़ें दे सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आपको अगर ये तीनों चीज़ें पता हैं कि मतलब लेट सपोज आपको हंटर कमीशन नहीं पता था, आपको ये साइमन कमीशन पता है, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म पता है, फिर एक तीसरी चीज़ क्या आ गई, फिर आप इन दोनों में कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। सो इसलिए आपको कई बार कन्फ्यूज़ करने के लिए भी ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द एंटी पार्टीशन मूवमेंट इन 1905 इन बंगाल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा नेता 1905 में बंगाल के विभाजन विरोधी आंदोलन का हिस्सा नहीं था। तो पृथ्वी चंद्र रॉय, कृष्ण कुमार मित्रा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर एनी बेसेंट। तो आप लोग क्या करेंगे कि आप तो कहेंगे कि एनी बेसेंट जरूर होंगे, आप लोगों ने नाम सुना होगा इनका। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का भी नाम सुना, तो चलिए इसको भी हम आंसर लगाए, मतलब कि इनको भी हम मान लेंगे कि ये हमारे हिस्सा नहीं है। आप सोचेंगे इन दोनों में से, बट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये राइट आंसर क्यों होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो एनी बेसेंट जो थी वो जब 1905 के बाद ये क्या होती हैं, स्टार्ट करती हैं अपने जो भी इनका प्रोसीजर वगैरह होता है, जो भी इनका मतलब कि जो भी इनका हम बोलें योगदान है, तो वो 1905 के बाद ही इंडिया में इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट होता है। तो पृथ्वी चंद्र रॉय जो हैं एक्टिवली अपोज द पार्टीशन, मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन। कृष्ण कुमार भी प्रपोज करते हैं, बाइकआउट करते हैं ब्रिटिश गुड को। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी को हम सब जानते हैं, लेड प्रोटेस्ट एंड पब्लिक मीटिंग्स की मॉडरेट नेशनलिस्ट थे। और आपको पता है तो एनी बेसेंट जॉइन इंडियन पॉलिटिक्स लेटर प्रोमिनेंट इन होम रूल मूवमेंट 1916। तो 1916 से क्या होती हैं ये, जो इंडिया में पॉलिटिक्स में जो प्रॉब्लम होती है, जो मतलब कि इनके जो भी योगदान रहा है वो कब होता है, 1916 के बाद स्टार्ट होना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा, व्हेन डिड खेड़ा सत्याग्रह अकर। तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, 1919, 18, 20 या फिर 21 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह होता है, जो कि गांधी का क्या था, सेकेंड मास मूवमेंट था। फर्स्ट था उनका चंपारण, सेकेंड होता है हमारा खेड़ा,
अगर मैं बोलूँ तो खेड़ा से पहले उन्होंने अहमदाबाद किया था। फिर उसके बाद क्या होता है 1918 में 2 मास मूवमेंट होते हैं। एक होता है हमारा अहमदाबाद वाला और दूसरा कौन सा होता है हमारा खेड़ा होता है, ठीक है, जो कब होता है 1918 में होता है। सो देखते हैं हम कुछ गांधी जी के योगदानों को। तो 17 में चंपारण सत्याग्रह, जिसमें क्या होता है आपको पता है इंडिगो प्लांटर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उसके लिए करते हैं ये। खेड़ा होता है हमारा नॉन टैक्स कैंपेन ड्यू टू क्रॉप फेलर सपोर्ट पीजेंट इन गुजरात। तो ये दोनों आपको पता है अहमदाबाद और खेड़ा दोनों ही गुजरात में है। और यहाँ पर क्या होता है क्रॉप फेल हो जाती है, तो इसलिए वो कैंपेन कर रहे थे, मतलब जो किसान थे उनकी मदद कर रहे थे कि टैक्स ज़्यादा ना लिया जाए। और जो अहमदाबाद था उसमें टेक्सटाइल वर्कर को सपोर्ट कर रहे थे उनके फेयर वेजेस के लिए, क्योंकि प्लेग आ गया था, उसकी वजह से क्या कर दिया था जो वहाँ की गवर्नमेंट थी तो वो क्या कर रही थी बोनस नहीं दे रही थी जो मिल के वर्कर्स थे, तो वो स्ट्राइक पर चले गए थे। और ये फर्स्ट क्या कहते हैं कि स्ट्राइक होता है जिसमें गांधी जी क्या थे भूखे रहे थे। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि कौन सी फर्स्ट स्ट्राइक होती है जिसमें गांधी जी भूखे रहकर सपोर्ट करते हैं। फिर आता है 1919 में सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट लेकर आते हैं, जिसमें प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनजस्ट लॉ अलाउिंग डिटेंशन विदाउट ट्रायल। तो जो रॉलेट सत्याग्रह था उसमें क्या होता था डिटेन कर लिया जाता था विदाउट एनी ट्रायल, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है जिसका एक रीज़न बनता है हमारा जलियांवाला बाग मास्केर 1919 वाला। सो नेक्स्ट हमारा 1919 से 24 में चलता है हमारा खिलाफत मूवमेंट, जो कि किसके द्वारा लीड किया गया था, जो अली ब्रदर्स थे। और तुर्की में जो खलीफा थे उनकी वजह से क्या करते हैं इंडिया में अली ब्रदर्स वो क्या करते हैं ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, जिसे गांधी जी ज्वाइन करते हैं। फिर 1920 में क्या करते हैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलाते हैं, जिसे क्या कर दिया जाता है चौरा चौरी इंसिडेंट्स के बाद बंद कर देते हैं। 1922 में आपसे डेट पूछ लेता है तो 4 फरवरी क्या है हमारी डेट है। आपको कंफ्यूज करने के लिए 5 दे देगा 3 दे देगा, लेकिन राइट आंसर क्या है हमारा 4 फरवरी 1922 क्या है हमारा राइट आंसर होगा। और कोई आपको 5, 6 कुछ भी बता सकता है, लेकिन DSSB ने आंसर किसको माना है 4 फरवरी को ही हमारा राइट आंसर माना है। फिर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चलता है जिसे हम डांडी मार्च भी बोलते हैं, वो 1930 से क्या 34 तक चलता है। सो स्टार्टेड विद डांडी मार्च, ब्रोक सॉल्ट लो, सॉल्ट लो को जो सॉल्ट कानून बनाया गया था उसे तोड़ते हैं गांधी जी और 78 डेलीगेट्स के साथ। तो कितने लोग चलते हैं गांधी जी के साथ 78 अदर पीपल्स भी थे इनके साथ। फिर 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, फाइनल पुश फॉर इंडिपेंडेंस डू और डाई का नारा दिया जाता है, ठीक है। सो ये कुछ आंदोलन थे, मूवमेंट बोले, जो गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ईयर द फर्स्ट मेजर असॉल्ट ऑन द रशियन ऑटोक्रेसी वॉज डन बाय रिवोल्यूशनरिस्ट। तो किस वर्ष में रूसी निरंकुशता पर पहला बड़ा हमला क्रांतिकारियों द्वारा किया गया था, 1903 में, 5 में, 7 में या फिर 9 में। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1905 में किया गया था। और आपको पता होगा 1905 में ही डूमा को भी बनाया जाता है, जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म है कहाँ की रशिया की हमारे। सो कुछ इंसिडेंट्स देख लेते हैं हम रशियन रिवोल्यूशन से। तो फर्स्ट मेजर असॉल्ट ऑन रशियन ऑटोक्रेसी बाय रिवोल्यूशनरिस्ट अकर्ड इन 1905 ड्यूरिंग द रशियन रिवोल्यूशन ऑफ 1905। तो ब्लडी संडे होता है, ये डेट आपसे बहुत बार पूछा गया है कि ब्लडी संडे किस दिन हुआ था, तो 22 जनवरी 1905 को होता है, जिसको कौन लीड कर रहे थे जो कहाँ पर होता है सेंट पीटर्सबर्ग में होता है। इसमें क्या होता है जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर शूट कर दिया जाता है जो जार निकोलस सेकंड था उसके ट्रूप्स के द्वारा, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा मास स्ट्राइक एंड अनरेस्ट होता है, वर्कर पीजेंट एंड इवन मिलिट्री जो होती है वो किस पे चली जाती है रिवॉल्ट पे चली जाती है अगेंस्ट एम्पायर में। फिर अक्टूबर मैनिफेस्टो आता है, जान निकोलस सेकेंड वॉज फोर्स टू प्रॉमिस सिविल लिबर्टीज एंड लेजिस्लेटिव डूमा 1905 में अक्टूबर में बनाया जाता है। फिर फॉर्मेशन ऑफ सोवियट्स होता है, वर्कर काउंसिल सोवियट्स बिगन ऑर्गेनाइज एज अल्टरनेटिव पावर ऑफ स्ट्रक्चर। तो उसके बाद क्या होता है सोवियत का गठन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन द कैपिटलिस्ट फार्मर्स आर ऑल्सो नॉन एज, यानी रूसी क्रांति के संदर्भ में पूंजीवादी किसानों को किस नाम से जाना जाता था, पेट्रास, कुलक्स, शूद्रास और नाजदास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कुलक्स के नाम से, जो मतलब पूंजीवादी किसान होते थे रशिया में उनको कुलक्स के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18,
द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ कार्ल मार्क्स दास कैपिटल वॉज पब्लिश्ड इन रशिया इन डैश ईयर। तो इससे आपको एक चीज़ पता चल गई, दास कैपिटल जो किसके द्वारा लिखी गई थी, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी। कार्ल मार्क्स के दास कैपिटल का पहला खंड डैश में रूसी में प्रकाशित हुआ था 1870 में, 72 में, 73 में या फिर 74 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1870 में जो हमारा फर्स्ट वॉल्यूम है किसका, दास कैपिटल का, वो क्या होता है, रशिया में पब्लिश होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19। द रशियन वर्किंग क्लास मूवमेंट वॉज इन टर्न अगेंस्ट ऑटोक्रेसी या फिर अरिफमोक्रेसी, यानी जो आंदोलन था वो किसके अगेंस्ट में था, निरंकुशता के या फिर अरिफमोक्रेसी के। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑटोक्रेसी के अगेंस्ट क्या था, जो रशियन रिवोल्यूशन था। सो रशियन वर्किंग क्लास मूवमेंट अपोजिशन में था। द रशियन वर्किंग क्लास मूवमेंट स्पेशली इन लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी में राइज होता है, प्राइमरली अगेंस्ट ऑटोक्रेसी विच रेफर्स टू एब्सोल्यूट पावर रूल बाय किसके द्वारा, जार के पास सारी पावर्स थी, लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम था, सप्रेशन ऑफ वर्कर्स राइट एंड सिविल लिबर्टीज़ किसी के पास नहीं थी। और अरिफमोक्रेसी क्या होती है, इज़ नॉट अ रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल सिस्टम और टर्म इन दिस कॉन्टेक्स्ट द पोजीशन इवेंचुअली कंट्रीब्यूटेड मेजर इवेंट्स। तो कुछ मेजर इवेंट्स हैं जो रशिया में होते हैं। सबसे पहले होता है 1905 का रिवोल्यूशन, फिर 17 में 2 रिवोल्यूशन होते हैं, एक फरवरी में, फैब में, और एक होता है हमारा अक्टूबर में। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, जो रोमनो डायनेस्टी है जिसका रूलर कौन था, जार निकोलस सेकेंड, उसका क्या होता है, डिक्लाइन हो जाता है। सोवियत पावर क्या आती है, सोवियत जो होती है वो पावर में आ जाती है, ठीक है। और अफर्मोक्रेसी ऐसा कोई पॉलिटिकल में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सो किसके अगेंस्ट में था हमारा, जो निरंकुश शासन था उसके खिलाफ क्या होता है, रिवॉल्ट होता है, कहाँ पर, रशिया में, ठीक है। और ये हमारे रिवोल्यूशन के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो थे। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, जो कि क्या है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इन 1917 लेनिन अराइव्ड इन रशिया फ्रॉम फिनलैंड। तो एक और चीज़ इम्पोर्टेंट मिल गई, आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मिल गई कि लेनिन कहाँ से आते हैं, रशिया से, फिनलैंड में आते हैं। तो आप सोचेंगे कि हमने तो पढ़ा था नहीं, ये मतलब कहाँ से पूछ लिया। ये कुछ क्वेश्चंस जो आपके आंसर्स होते हैं वो क्वेश्चन में ही मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बना सकता है DT+P। इसके लिए क्या करना है, आपको प्रिपेयर रहना है। तो वो क्या करते हैं, कुछ इशू करते हैं, इन विच ही सेट फोर्थ द न्यू स्लोगन ऑल पावर टू द सोवियट्स। तो 1917 में लेनिन फिनलैंड से रूस पहुँचे और डैश जारी किया, जिसमें उन्होंने चौथा नारी सोवियत को सभी शक्तियाँ, यानी क्या किया इन्होंने, एक स्लोगन दिया, नारा दिया कि सभी शक्तियाँ किसके पास होनी चाहिए, सोवियत के पास होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या मतलब कि जारी किया था या फिर क्या इशू करा था, जून थीसिस, जुलाई थीसिस, अप्रैल थीसिस या फिर मई थीसिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो अप्रैल में आए थे। तो क्या करते हैं, वो अप्रैल थीसिस को इशू करते हैं हमारे लेनिन। अगर मैं बताऊं तो व्हाट अप्रैल थीसिस क्या था, तो व्हेन लेनिन रिटर्न टू पेट्रोग्राड अप्रैल 17 में आते हैं। कहाँ से आते हैं हमारे लेनिन, अभी मैंने आपको बताया कहाँ से आए थे, फिनलैंड से आए थे। तो इसको आप याद रखेंगे, कब आए थे, अप्रैल 17 में। तो उसी में वो अप्रैल थीसिस को क्या करते हैं, इशू करते हैं, रिजेक्ट द लेजिटिमेसी ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट था उसको क्या कर देते हैं, उसको वो मना कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। कॉल द इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर टू द सोवियत, ये नारा होता है उनका। डिमांड करते हैं, जो रशिया इन्वॉल्वमेंट था वर्ल्ड वॉर में उसको क्या किया जाता है, इनको मतलब कि रशिया जो वर्ल्ड वॉर 1 लड़ रहा था उससे क्या करते हैं, रशिया को वापस बुला लेते हैं। एडवोकेट करते हैं लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को, क्योंकि आपको पता है जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे जो और मांग करते हैं एक सोशल स्टेट की। तो यहाँ पर क्या है, अप्रैल थीसिस की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हिंदी में भी मेंशन हो रखी हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, आपने नोट्स बना लिए होंगे और आपको पेपर का पैटर्न पता चल गया होगा। तो अच्छे से आप प्रिपेयर करिए सो दैट 4 साल में जो आपकी वैकेंसी आई है उसे आप क्या कर सके, ईजिली क्रैक कर सके। क्योंकि हमें नहीं पता है
कि नेक्स्ट कब आप वैकेंसीज़ की निकलेगी। तो आपके पास जब भी चांस होता है आप कोशिश करा करिए कि आप उसी टाइम क्या कर सके, उसे क्रैक कर सकें। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के साथ। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, सो दैट कि मुझे पता चले कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।